रूपा अपने बेटे जतिन की शादी ज्योति से करवाकर बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों ना, ज्योति इतनी संस्कारी ज्योति। ऐसे ही एक रोज ज्योति सूरज देव को जल चढ़ाकर नीचे जाती है और वो तभी देखती है कि उनकी पड़ोसन घर में आई हुई है। आंटी जी, आप इतनी सुबह सुबह, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बहू, तुझे पता कैसे होता? आखिर तू हमेशा की तरह सुबह उठकर सूरज देवता को जल जो अर्पित कर रही थी। बहुत दिन हो गए थे तेरी सास से मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज तेरे घर ही हो आऊं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा बता, कैसी है तू और तेरी बहू मायके से आई या नहीं? अरे रूपा बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। ऐसी निकम्मी बहू पाकर तो मेरे कर्म फूट गए। करमजली मनमाने कपड़े पहनती है और ससुराल से ज्यादा मायके में पड़ी रहती है। पूजा पाठ तो उसे करना भी नहीं आता, फिर भी मेरे सर पर बैठी रहती है। तेरी किस्मत अच्छी है जो आज के मॉडर्न जमाने में तुझे इतनी संस्कारी बहू मिली है। तेरी बहू को देख, उसके सर से पल्लू सरकता भी नहीं, और एक मेरी बहू को देख, उसे सर पर पल्ला रखना भी नहीं आता। अरे बहन, तुम बेकार ही अपनी बहू से जल रही हो। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, तुम भी बदल जाओ। मैं तो खुद सोच में पड़ी रहती हूँ कि आखिर मेरी बहू आजकल की बहुओं की तरह कब बनेगी। पता नहीं ये पुराने जमाने की बहू की तरह साड़ी में खुद को क्यों लपेट लेती है, पर फिर भी मैं अपनी संस्कारी बहू पाकर बहुत खुश हूँ। सही है रूपा, तेरी बहू साड़ी में लिपटी है। वैसे तुझे मॉडर्न बहू चाहिए पर संस्कारी। मेरी बहू थोड़ी बहुत संस्कारी है पर मुझे मॉडर्न नहीं चाहिए। मैं तो चाहती थी मेरे घर की बहू घूंघट में रहे, तेरी बहू की तरह। इस तरह से रूपा और उसकी पड़ोसन सुबह सुबह आपस में बातचीत करने लगती है, तो वहीं अकेली ज्योति घर का सारा काम करती है। बाहर से देखने में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि ज्योति और जतिन का रिश्ता कुछ सही नहीं चल रहा। जतिन, आज आपके ऑफिस की छुट्टी है और आपने माँ से वादा किया था कि आप इस बार मुझे अपने साथ बाहर घुमाने ले जाएंगे। माँ उससे पहले कुछ कहे, हम कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हें संस्कारी बनने का शौक है तो माँ के सामने बनो, मेरे सामने ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं, और मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। इसलिए तुम घर में पड़ी रहो, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। जतिन ज्योति को घर में अकेला छोड़कर खुद बाहर घूमने के लिए चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से जतिन एक विदेशी लड़की जिसका नाम लिली होता है, उसे शादी करके घर आ जाता है। अपनी विदेशी सौतन को देखकर ज्योति के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी सास को आवाज देती है। अरे क्या हो गया भाई, चीख क्यों रही है? हाय दैया, ये दूध से भी सफेद दिखने वाली लड़की कौन है मेरे बेटे के साथ? हेलो मदर इन लॉ, मेरी सुंदरता देखकर आप भी हैरान हैं। लिली बेबी, दुनिया जलती है तो जलने पर हम प्यार के पंछी प्यार करना ना भूलें। कल मुंह है, ये तू कैसी बातें कर रहा है? भूल गया क्या कि तू शादीशुदा है? माँ, मुझे सब याद है। आप भूल रही हैं, मुझे अपने लिए इंडियन लड़की नहीं चाहिए थी और ना ही ऐसी साड़ी वाली बहन जी। ऐसी बहू आपको चाहिए थी, इसलिए ऐसी बहू आपको ही मुबारक हो। जतिन अपनी माँ से बदतमीजी करके अपनी दूसरी बीवी के साथ कमरे में चला जाता है। ये सब देखकर ज्योति बहुत रोती है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन, माय फेवरेट सौतन, आखिर कब तक बेशर्मों की तरह तुम इस घर में रहोगी? ये घर छोड़कर तुम चली क्यों नहीं जाती? छोड़ दो ना जतिन को। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, जाओगी तो तुम। मैं उनकी पत्नी हूँ, समझी तुम? अच्छा, तुम उसकी पत्नी हो, पर तुम्हारा पति तो मेरे पीछे लट्टू है, या तुम देखना चाहती हो? अब लिली जतिन को अपने पास बुलाती है और उसे अपने लिए चाय बनाने को कहती है। साथ ही साथ जतिन से अपने पैर भी दबवाती है। लिली जो कुछ जतिन से कहती, जतिन हंसते वो सारा काम करता। ये देखकर ज्योति को बहुत दुख पहुंचता है और वो अपनी सास से अपना दुख बांटती है।
माँ जी, उस विदेशी सौतन ने जरूर जतिन पर कोई जादू किया है। मैं अपने पति को उसके जाल से कैसे निकालूं? अगर बहू तू चाहती है कि तेरा पति तेरी मुट्ठी में आ जाए तो तुझे भी अपनी सौतन की तरह बनना होगा और दिखाना होगा कि तू भी किसी से कम नहीं है। और ये अंग्रेज तो कपड़ों की तरह पति बदलते हैं, इनकी शादियां नहीं टिकती। इसके लिए तो मैं कोई दूसरा लड़का देखती हूँ। क्या? आप क्या करने वाली है माँ जी? बहू तू बस देखती जा। मेरा बेटा अगर तेरे हुस्न का दीवाना नहीं हुआ तो मेरा नाम भी रूपा नहीं, बस तू वैसी बन जा जैसी लड़कियां उसे पसंद है। अपनी सास के कहने पर अब ज्योति भी एक मॉडल लड़की की तरह तैयार हो जाती है। अपनी बीवी को ऐसे देख जतिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जिस वजह से जतिन ज्योति से बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर घर से बाहर ठंडी हवा खाने के लिए चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात राहुल से होती है। ए ब्यूटीफुल गर्ल, तुम्हें देखकर लग रहा भगवान ने मुझे इस धरती पर शायद तुम्हारे लिए भेजा है। तुम इंडियन बॉय बहुत छिछोरे होते हो। ये क्या, तुम्हें हिंदी आती है? मुझे सब समझ में आता है। वैसे मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। अब लिली राहुल को पसंद करने लगती है और घर जाकर जतिन से अपना रिश्ता तोड़ने की बात करती है। तो वहीं जतिन अपनी बीवी को स्वीकार कर चुका होता है, इसलिए वो लिली को छोड़ देता है। जिसके बाद लिली को पता चलता है कि राहुल बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और ये सारी चाल रूपा की है। तूने मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। सही तो तूने भी मेरी बहू के साथ तय किया था। और देख, मेरे बेटे बहू हनीमून पर गए, वो दोनों बहुत खुश है। अब तू अपने देश जाकर अपने टाइप का कोई लड़का देख ले, क्योंकि यहाँ तुझे कोई लड़का भाव नहीं देने वाला। ए बुढ़िया, सोच समझ के बोल। मैंने तेरे बेटे से शादी करके उस पे एहसान किया था, और वैसे भी मेरा वीजा आ चुका है और मैं अपने देश जा रही हूँ। एक बात अपने बेटे को अच्छे से समझा देना, मेरा पति अमेरिका में मेरा इंतजार कर रहा है और वो तेरे बेटे से लाख गुना सुंदर है। मैंने सिर्फ ये शादी अपना खर्चा निकलवाने के लिए किया था। मुझे अपने बेटे को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तेरी असलियत अपने आंखों से देख ली है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, पर मुझे अपनी माँ पर नाज है जो उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। मुझे गिल्ट महसूस हो रहा था कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर अब मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और एक बात, दरवाजा सामने है, तुम जा सकती हो, क्योंकि हम सच में हनीमून के लिए निकल रहे हैं। ये सब देखकर लिली को बहुत गुस्सा आता है। अब वो समझ जाती है कि उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो गुस्से में अपने देश वापस चली जाती है। और इस तरह से रूपा अपने नालायक बेटे को रास्ते पर ले आती है। कुसुम देवी की दो बहू थी। बड़ी बहू निधि, जो कि एक बहुत ही अमीर घर की बेटी थी, शादी में खूब सारा दान दहेज भी लेकर आई थी। तो वहीं दूसरी तरफ कुसुम की छोटी बहू सुप्रिया, जो कि बहुत ही गरीब घर से आई थी, शादी में कुछ खास दहेज लेकर नहीं आई थी, जिस कारण कुसुम का मुंह हमेशा सुप्रिया के प्रति उतरा ही रहता था। वह कभी भी सुप्रिया से ठीक से बात नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया कुसुम को गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर देती है। कुसुम सारे पकोड़े खा लेने के बाद भी सुप्रिया को ताने देने का मौका नहीं छोड़ती और उससे कहती है, अब ये गरीबों वाले पकोड़े बनाकर तो ले आई, लेकिन आगे से ध्यान रखना, मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे घर में ऐसे गरीबों वाले पकोड़े नहीं बनते। वो तो अन्न का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे खा लिया, वरना ऐसे पकोड़े तो मेरे घर के जो पहले नौकर थे ना, वो भी नहीं खाते थे। आगे से ध्यान रखना कि कौन सा काम सही रहेगा और कौन सा नहीं। माफ करना माँ जी, अगर आपको पकोड़े में कोई भी कमी लगी हो तो मैं उसमें आगे से सुधार लाऊंगी। आपके लिए अच्छे से अच्छे पकोड़े बनाकर आपको खिलाऊंगी। बस बस, अभी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। तू मेरे घर में बहू बनकर आई है सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। उस निकम्मे को तेरे जैसी गरीबी पसंद आई थी, और आजकल के बच्चों को तो लव मैरिज का भूत सवार है। शादी करेंगे तो अपनी मर्जी से, माँ बाप की पसंद तो उनको काटने को दौड़ती है।
तभी वहाँ निधि आ जाती है और निधि अपनी देवरानी का साइड लेते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आखिर आप कब तक सुप्रिया को हर छोटी बड़ी बात को लेकर ताना देती रहेंगी? सुप्रिया दिल से बहुत अच्छी है। भगवान ने भले ही उसे गरीब बनाया हो, लेकिन दिल से वो बहुत अमीर है। और आपको ये सब एक दिन जरूर समझ आएगा। देखना, भगवान खुद आपको समझा देंगे। भगवान ने उसे गरीब तो बना दिया, लेकिन दिल से इतना ज्यादा अमीर बनाया है कि हम सब उसके आगे गरीब लगते हैं। बस बस, आ गई अब अपनी देवरानी का पक्ष लेने के लिए। निधि, तू नहीं जानती, छोटे लोग बहुत बेकार होते हैं। हर चीज में चिंदी चोरी आती है इनको। मुझे बहुत नफरत होती है गरीब लोगों से। अमीर होते हैं दिल के अमीर, ये तो ना पैसों से अमीर होते हैं ना दिल से। तभी तो भगवान इनको गरीब बनाकर भेजता है इस दुनिया में। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन कुसुम अपनी हरकतों में कोई सुधार नहीं लाती। वो हमेशा सुप्रिया से भेदभाव किया करती, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक गरीब घर की बेटी थी। ऐसे ही एक दिन अचानक निधि की तबीयत खराब हो जाती है। कुसुम उसे पास के ही अस्पताल में लेकर जाती है, जहां चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि निधि माँ बनने वाली है। कुसुम बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने सभी रिश्तेदारों में निधि के माँ बनने की खुशखबरी देना शुरू कर देती है और आसपास के पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बनवाना शुरू कर देती है। मेरी बहू माँ बनने वाली है, अब देखना जश्न होगा। निधि की गोद भराई ऐसी करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा कैसे होती है मेरी अमीर बहू की गोद भराई। सुप्रिया निधि का बहुत ख्याल रख रही थी और कुसुम को सुप्रिया का निधि के प्रति ख्याल रखना भी हजम नहीं हो रहा था। और एक दिन कुसुम सुप्रिया से कहती है, अरे ओ सुप्रिया, जरा मेरी बहू निधि से दूर रहा कर। मैं चाहती हूँ मेरी बहू का बच्चा एकदम सुंदर तंदुरुस्त हो। तेरे जैसे गरीब का चेहरा देखकर उसका दिन खराब नहीं करना चाहती मैं, इसलिए दूर रह तू मेरी बहू से। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सुप्रिया तो मेरी बहन की तरह है, मेरा ख्याल रखती है। भला मुझे उससे क्या तकलीफ होगी? और आप कब समझोगे इस बात को कि सुप्रिया हमारे इस घर की सदस्य है? अरे निधि, तू बहुत भोली है। मैं नहीं चाहती इसका बुरा साया तुझ पर पड़े और तेरे बच्चे को कुछ हो। जो करता है भगवान करता है। हम किसी इंसान को किसी भी चीज के लिए नहीं बोल सकते। सुप्रिया बहुत अच्छी है और आप ना चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। सुप्रिया को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और काम करते करते सुप्रिया की तबीयत खराब हो जाती है और वो भी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। निधि घर पर ही पास के अस्पताल से डॉक्टर को घर बुला लेती है। चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि सुप्रिया भी माँ बनने वाली है। निधि खबर सुनकर बहुत खुश होती है और कुसुम को इसकी खबर देती है, जिस पर कुसुम मुंह बनाती है और कहती है, अब ये गरीब माँ बनने वाली है क्या? हे भगवान, इसका बच्चा भी इसी की तरह गरीब पैदा होगा। खैर छोड़ो, आप जब भगवान ने इसे ये खुश नसीबी भी देकर इस दुनिया में भेजा है तो हम कर ही क्या सकते हैं। कुसुम आए दिन सुप्रिया को ताने दिया करती, यहाँ तक कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान भी उससे घर के सारे काम करवाती। सुप्रिया बिना कुछ कहे ये सारी चीजें शक्ति और घर का सारा काम करती। देखते ही देखते निधि और सुप्रिया दोनों का 8वां महीना लग जाता है। कुसुम निधि की गोद भराई करने का सोचती है, पर निधि कुसुम से कहती है, माँ जी, आपको ना मेरी कसम है, आप मेरी और सुप्रिया की गोद भराई एक साथ करोगी। आप तो यही कहोगे कि वो गरीब है, उसकी गोद भराई करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है माँ जी, और आप मेरी ये ख्वाहिश को पूरा कर दो। अच्छा ठीक है, अब तू जो इतना बोल रही है तो तेरे लिए तो मैं कर ही सकती हूँ। तू मेरी लाडली बहू है और सबसे अमीर भी, तेरी बात कैसे डाल सकती हूँ? सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से उस गरीब की गोद भराई हो गई इस घर में, वरना उसका नसीब इतना अच्छा तो नहीं था कि उसे गोद भराई भी नसीब हो पाए। माँ जी, गरीब लोगों को भी खुश रहने का हक है, उनके भी बहुत सारे सपने होते हैं, और आपको ये बात ना एक दिन जरूर समझ में आएगा। वक्त आपको अच्छे से समझा देगा सब कुछ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे निधि और सुप्रिया दोनों का 9वां महीना लग जाता है। एक दिन अचानक से निधि की तबीयत खराब हो जाती है। उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। निधि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, साथ ही उसका लेबर पेन भी शुरू हो जाता है, जहां डॉक्टर को निधि और बच्चे में से किसी एक को ही बचाना था, जिसमें निधि की जान बचती है और उसका होने वाला बच्चा इस दुनिया में से आने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया था।
पूरे घर में मातम सा छा गया था। कुसुम बार बार बच्चे की मौत का जिम्मेदार सुप्रिया को ही ठहरा रही थी। निधि बहुत ज्यादा सदमे में थी, जो कि ना कुछ कह पा रही थी, ना ही सुप्रिया का साथ दे पा रही थी। ऐसे ही अब सुप्रिया को एक रात लेबर पेन उठता है। उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वो बेहद ही सुंदर सी बिटिया रानी को जन्म देती है। सुप्रिया पहले से ही ये ठान लेती है कि वो अपनी बच्ची को निधि को सौंप देगी। और ऐसे ही एक दिन, दीदी ये बच्ची अब से आपकी बच्ची है, अब आप इसकी असली माँ हैं। भले ही मैंने इसे जन्म दिया हो, लेकिन ये कहलाए कि आपकी बेटी। जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उस पर हम सबका कोई बस नहीं चल सकता। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उन सबको स्वीकार करके ही जीवन में आगे बढ़ना ही बेहतर होता है एक इंसान के लिए। और अब से मेरी बेटी आपकी बेटी है। क्या सच में तुम मुझे अपनी बेटी दे रही हो? दीदी मेरी नहीं, आपकी बेटी है। और एक बात, हम दोनों एक है, इसलिए चाहे इसे मैं रखूं या आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे कि भगवान ने भले ही सुप्रिया को गरीब बनाया हो, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर है। और आज इसने ये साबित कर दिया है। अब तो यकीन हो गया होगा ना आपको कि मैं जो कहती थी वो बिल्कुल सही था। सुप्रिया की ये बात सुनकर कुसुम को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, पर वो सुप्रिया से माफी मांगती है, जिसके बाद कुसुम का नजरिया सुप्रिया के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। अब ऐसे ही वो सभी आपसी गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अमित अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की काजल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। अमित की माँ शोभा अपने घर काली बहू को देख अमित पर नाराजगी जताती है। अरे बेटा, एक बार तू अपने घर वालों का रंग ही देख लेता, उसके बाद सोचता इस काली कलूटी को इस घर की बहू बनाने के बारे में। इस लड़की की वजह से ना तूने हमारे घर को ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया है। ये अकेली काली लड़की हम सबके गोरे गोरे चेहरे पे ना काला काला धब्बा बन गई है। माँ बस भी करो, मेरी और काजल की शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए और आप मेरे ही सामने मेरी बीवी के रंग को लेकर इस तरह की बातें कर रही हो। भैया माँ गलत है क्या कह रही है? अब जब तुम मेरे लिए काली भाभी लेकर आए हो तो माँ भाभी को काली ही बोलेंगी ना। आंचल, अभी तुम छोटी हो और भूलो मत, एक दिन तुम्हें भी अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा। भगवान से जाकर प्रार्थना करो कि कहीं वो तुम्हारी शादी किसी काले कौवे से न करा दे। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर आंचल तिल मिलाकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी को मनाने के लिए शोभा भी वहाँ से चली जाती है। उन सब के जाने के बाद काजल अमित से कहती है, आपको माँ और आंचल से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। काजल, मेरे सामने कोई भी तुम्हारे रंग को लेकर इस तरह की बातें कहेगा तो वो मेरे मुंह से इसी तरह की बातें सुनेगा। तुम्हें कोई तुम्हारे रंग के लिए बोले, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसी तरह से शोभा और आंचल मौका देखकर काजल को उसके रंग के लिए भला बुरा सुनाती हैं और उसके काले रंग का भी मजाक उड़ाती हैं। हर बार अमित आकर अपनी माँ और बहन को मुंह तोड़ जवाब देता है। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन घर वालों को पता चलता है कि काजल माँ बनने वाली है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है तूने। बहुत जल्दी मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ माँ, मैं और बुआ आप सबको इस तरह से खुश देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। हाँ, लेकिन काला बच्चा पैदा करके ना हमारी खुशियों पे ग्रहण मत लगा देना। हाँ भाभी, लेकिन हमें आपकी तरह इस घर का वारिस काला नहीं चाहिए। आप ना गोरा ही बच्चा पैदा करना। आंचल, माँ, आप दोनों का दिमाग तो ठिकाने है ना। बच्चा काला होगा या गोरा ये काजल के हाथ में नहीं है, और क्या फर्क पड़ता है बच्चा काला हो या गोरा। चलो काजल, हमें डॉक्टर के पास जाना है। अब अमित काजल को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर से चेकअप करवाकर कुछ देर में ही घर आ जाता है। उन दोनों के आते ही शोभा अमित से कहती है, हे भगवान, क्या हुआ अमित बेटा, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चा गोरा तो पैदा होगा ना? माँ, क्या हो गया है आपको? भला डॉक्टर अभी कैसे बता सकते हैं बच्चा गोरा या काला? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अरे साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन ये डॉक्टर हमें इतनी सी बात नहीं बता पा रहे कि पेट में पल रहा बच्चा गोरा है या काला। शायद ये डॉक्टर अनपढ़ है। तू किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से पूछ कि बच्चा गोरा पैदा होगा या काला, और औरतों को क्या खाना चाहिए ऐसे समय में। माँ, आप मेरा रास्ता छोड़िए, मैं अभी आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। इतना बोलकर अमित काजल को कमरे में ले जाता है और खुद ही काजल की देखभाल भी करता है। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन आंचल काजल के लिए केसर और बादाम लेकर आती है।
काजल भाभी, ये केसर और बादाम है, आप इसे सुबह शाम खाना और नारियल भी खाना। मैंने सुना ये सब खाने से ही बच्चा गोरा पैदा होता है। एक बात और, आप सुबह जब सो के उठते हो अपना चेहरा मत देखना, सीधे मेरा चेहरा देखना, क्योंकि घर में तो सबसे गोरी मैं हूँ। अगर आप मुझे देखोगी तो आपका बच्चा भी मेरी तरह गोरा ही पैदा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर आपका बच्चा गोरा नहीं हुआ तो सोच लो कि आपके साथ क्या होगा। ऐसा ना हो कि माँ आपको इस घर से धक्के मार मार कर निकाल दे। दरअसल माँ को काले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। आंचल की ये बात सुनकर काजल घबरा जाती है। अब वो भी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसके होने वाला बच्चा गोरा हो। समय यूं ही बीतता जाता है और बहुत जल्द काजल एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और भगवान की दया से काजल की बेटी गोरी पैदा होती है। माँ देखो, मेरी भतीजी कितनी गोरी पैदा हुई है। ये सब कमाल मेरे गोरे रंग का है। भाभी ना सुबह सबसे पहले मुझे देखा करती थी, इसीलिए हमारे घर में गोरी बेटी जन्मी है। काजल ने एक गोरी बेटी को जन्म दिया था, इसलिए काजल को अब ये लगता था कि शायद उसकी इज्जत उसके घर में होने लगेगी। कुछ दिनों बाद काजल हॉस्पिटल से घर आ जाती है, जहां आस पड़ोस के लोग उसके बच्चे को देखने के लिए आते हैं। अरे शोभा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज्यादा काली कलूटी है, फिर इसकी बेटी इतनी गोरी कैसे हो गई? तुम्हारी बहू का ही बच्चा है ना ये? तुम कहना क्या चाहती हो? भगवान झूठ ना बुलवाए, पर आजकल हॉस्पिटल में बच्चों की बहुत धांधली हो रही है। माँ बाप अगर बेटी नहीं चाहते तो डॉक्टर को पैसे देकर बच्चा बदलवा लेते हैं। इसी तरह तुम्हारी बहू ने क्या पता काला बच्चा जन्मा हो और डॉक्टर को पैसा देकर गोरा बच्चा ले लिया हो। इस तरह से शोभा की पड़ोसन उसे भड़काकर चली जाती है। अब शोभा अपनी पोती से भी नफरत करने लगती है और काजल के साथ साथ अपनी पोती को भी ताने देती है। अब इसी तरह से देखते देखते 2 साल गुजर जाते हैं और शोभा की नफरत भी बढ़ने लगती है। पता नहीं ये कलमुही किसका बच्चा मेरी गोद में थमाकर मुझे इसकी दादी बता रही है। बस करिए माँ जी, आपको मुझे जितना भला बुरा कहना था कह लीजिए, पर मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी मत कहिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे भी आप तो चाहती थी कि मेरा बच्चा गोरा पैदा हो। अब जब मेरी बेटी गोरी पैदा हुई है और आप इस तरह से बातें कह रही हैं। मुंह से कह रही हूँ, और क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अरे कलमुही कहीं की, जब तू कोयले की तरह काली है तो तेरी दूध जैसी गोरी बेटी कैसे पैदा हो सकती है? इस तरह से शोभा काजल के ऊपर इल्जामों की बौछार लगा देती है। बेचारी काजल अपनी सास के किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं देती और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ अमित आ जाता है और अपनी बीवी को रोता देख अपनी माँ से कहता है, बस भी करो माँ, एक बार अपनी आंखों से नफरत का पर्दा हटाकर देखो, आपको सच्चाई अपने आप दिखने लगेगी। और जब आपको सच्चाई दिखाई देगी ना, तब आपको काजल का काला रंग नहीं बल्कि उसका साफ दिल नजर आएगा। बेटा तू बहुत भोला है, पर भोली मैं नहीं हूँ। और मैंने ना दुनिया देखी है, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। जब माँ इतनी काली है तो बच्चा गोरा पैदा कैसे हो गया? माँ, हमारे घर में सिर्फ काजल काली है, बाकी सब गोरे हैं। और जरूरी तो नहीं कि बेटी माँ पर ही जाए, बेटी बाप पर भी तो जा सकती है ना। अमित के बार बार समझाने पर भी शोभा उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद अमित अपनी बेटी और बीवी के साथ घर छोड़कर जाने लगता है, जिस पर आंचल अपनी माँ से कहती है, माँ भैया अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं, मैं अपने भतीजे के बिना नहीं रह सकती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उस कलमुही की गोरी बेटी को अपनी भतीजी मत बोल, ना जाने किसका खून है। माँ तुम क्यों दूसरों के बहकावे में आ रही हो? तनीषा आपकी पोती और मेरी भतीजी, एक बार उसकी शक्ल देखो, भैया से कितनी मिलती जुलती है। आंचल के समझाने पर शोभा की मोटी बुद्धि में छोटी सी बात घुस जाती है और बहुत जल्दी से जाकर अपने बेटे और बहू और पोती को रोक लेती है और अपनी गलती की माफी मांगती है। काजल अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद फिर कभी शोभा अपनी काली बहू की गोरी बेटी पर किसी भी तरह के कोई इल्जाम नहीं लगाती और अपनी पोती को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती। अमित अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की काजल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। अमित की माँ शोभा अपने घर काली बहू को देख अमित पर नाराजगी जताती है।